नमस्कार। मैं प्रियंका गहलोत, प्रिया कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफर की इस नई कड़ी में आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूँ, एक नई किताब और एक नए रचनाकार के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेखन का सफर कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से आपके साथ बना हुआ है और ये आप सभी का स्नेह और प्रोत्साहन है कि हम लगातार 2 वर्षों से आपके बीच में नई-नई रचनाओं के साथ में नए-नए लेखकों को भी लेकर आते हैं। हम बात करते हैं नई किताबों के बारे में, नई सोच के बारे में और कुछ ऐसा नया ढूँढ के लाते हैं जो आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित करे। इस बार इस कड़ी में हमारे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं, वो ग्रेटर नोएडा से हैं और एक बतौर इंजीनियर काम कर चुके हैं। हम बात करेंगे उनकी पुस्तक के बारे में और उनके लेखन के बारे में, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जुड़ते हैं उनके पाठकों से, जो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, हम उनके पाठकों से मिलते हैं, प्रतिक्रियाएँ लेते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पुस्तक चिकनी चुपड़ी कविताओं की खिचड़ी पर। बड़ा रोचक सा इसका शीर्षक है। इस पुस्तक पर आज हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले मिलते हैं इस पुस्तक के पाठकों से और जानते हैं उनकी क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। तो आज पाठकों के रूप में हमारे साथ कौन-कौन जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ और अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन भी करूँगी कि वो उन्हें स्क्रीन पर जोड़ते जाएँ। हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं ललित सक्सेना जी, हैदराबाद से डॉक्टर सुजाता गोपाल जी, नोएडा से मीनू मोहेल जी, केरल से कृष्णा विवेक जी और मुंबई से दिव्या कपूर गोसाई जी। एक पाठक और भी हमारे साथ जुड़ेंगी जिनका नाम है प्रीति पांडे लखनऊ से। यदि वो भी हों तो उन्हें भी स्क्रीन पर जोड़ दें, मैं निवेदन करूंगी हमारी टेक्निकल टीम से। आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत करती हूं मैं लेखन का सफर के इस प्रोग्राम में। आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं हरकीरत जी की पुस्तक चिकनी चुपड़ी कविताओं की खिचड़ी पर। इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो मैं सबसे पहले ललित जी की तरफ रुख करती हूँ और उनसे जानते हैं कि हरकीरत जी की लेखन के बारे में उनकी क्या राय है। ललित जी। धन्यवाद मंच। जी नमस्कार। आप सभी को वंदन, अभिनंदन। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि सभी सम्मानित सदस्य हैं और अपनी बात का शुभारंभ एक शेर से मैं ज़रूर करना चाहूँगा। वो हरकीरत जी के लिए डेडिकेटेड है कि हम तेरी मोहब्बत से कहाँ इतने वाकिफ़ हैं, हम तेरी मोहब्बत से कहाँ इतने वाकिफ़ हैं, तेरी तारीफ़ क्या करें हम, तू तो खुद एक तारीफ़ है। हरकीरत जी को मैंने अभी तक जितना पढ़ा है बहुत अल्प समय है और मैं उनको पिछले 6-7 महीनों से ही जानता हूँ, लेकिन आपके बारे में जो कुछ भी देखा है, सुना है, पढ़ा है वो अद्भुत है। और आपके शब्दों में एक बड़ी अच्छी सी सहजता होती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक साहित्यकार का एक अपना अंदाज होता है। वो अंदाज ये होता है कि वो वीर रस में बोल रहा है या हास्य रस में बोल रहा है, तो कौन से रस में बोल रहा है। लेकिन हरकीरत जी की जो क्वालिटी है वो ये है कि ये 7 रंगों में ही बोलते हैं। हास्य पे भी बोलते हैं, गंभीर विषय हो उस पे भी बड़ी सरलता से, सहजता से बोल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी रचनाओं में समाज का प्रतिबिंब जुड़ा हुआ है और वो प्रतिबिंब झलकता है। सहज भाव का समावेश, शब्दावली इनकी निशब्द कर जाती है। इनकी वाचन शैली तो आज ये हमें सौभाग्य मिलेगा। और जहाँ तक लेखन में इनकी जो पुस्तक है चिकनी चुपड़ी, मैंने अभी तक उसको सिर्फ एक मंच के माध्यम से कुछ रचनाओं को पढ़ा है और जाना है। कुछ शब्दों ने मेरे मन को भिगो दिया। जो विशेष तौर पे भिगोया वो इनकी खुली किताब जिंदगी एक खुली किताब। तो उसके पहले पहले ही शब्द इतने सुंदर हैं और सार्थक हैं कि मन करता है कि उसको कविता को पूरा पूरा पढ़ दिया जाए। लेकिन पहली ही लाइन नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है हिसाब,
अर्थभाव में कितना सम्मोहन है कि अंत तक आप पढ़ने के लिए पाठक मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सुनने का इच्छुक रहूँगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा हरकीरत जी कि आप लेखन क्षेत्र में अपनी इस यात्रा में सफल रहें, यशस्वी रहें और खूब अच्छा सा लिखते रहें और ये प्रसाद श्रवण का हमें मिलता रहे और हमें खुद लेखन में एक प्रेरणा आपसे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं। जैसे सरल हरकीरत जी का लेखन है, उतनी ही सरलता से आपने उनके लेखन के बारे में अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आप कार्यक्रम से जुड़े, साथ बने रहिए। हम अगली प्रतिक्रिया के लिए रुख करते हैं हैदराबाद की तरफ डॉक्टर सुजाता गोयल जी से और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं हरकीरत जी की इस पुस्तक चिकनी चुपड़ी के बारे में। सुजाता जी। मंच को नमस्कार। हरकीरत जी से मेरी मुलाकात हुई FB पर। ये मेरा सौभाग्य है कि हरकीरत जी की रचनाएं पढ़ने की मुझे एक मौका मिला था FB पर। फिर 2020 में उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में। I got a chance to meet him and his very beautiful wife Davinder ji at a book launch. तब से मुझे पता चला था कि हरकीरत जी को एक पुस्तक के रूप में अपनी कविताओं को पुस्तक के रूप में प्रचलित करने की एक इच्छा है। तब से it was a long journey till the book actually got published and उसकी जो कवर पेज है वो भी डिज़ाइन करने वक्त हम जुड़े हुए थे। जैसा वो टाइटल बताता है ना, चिकनी चुपड़ी बातें, पाठक ये समझेंगे कि हंसी मजाक हल्का फुल्का कविताओं का एक एंथोलॉजी होगा, पर इस पुस्तक में एक जीवन का सारांश है। एक व्यक्ति का यात्रा जो होती है एक यौवन से लेके एक मैच्योर एज तक, आप उसकी एक एक झलकी उसमें देख सकते हैं। कहीं पर वो कविता में अपना बेटी के प्रति प्यार के बारे में लिखते हैं, तो कहीं वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में लिखते हैं। तो देयर इज you can see a broad variety of topics that he has touched upon. मुझे एक पर्सनल इंटरेक्शन के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने FB पे एक फ़ोटो डाली थी, तो 2 फ़ोटोज़ थे। एक में मेरे हाथ में मेहंदी थी, जैसे आज भी है मेरे हाथ में मेहंदी, और मैं अचार बना रही थी, तो मेरे हाथ में तेल मिर्च सब लगी हुई थी। तो मैंने एक फ़ोटो डाली थी। बस एक 10-15 मिनट के बाद में व्हाट्सएप में एक कविता पोस्ट किया गया था, बोले हैं, तो ही wrote a beautiful poem on the mehndi that I had on my hand and also के प्रेरित हो सकते हैं और एक सुंदर सी कविता लिख सकते हैं। दैट इज स्पॉन्टेनिटी, दैट इज व्हाट पोएट्री दे से इज, इट्स अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो वो झलक जो है हरकीरत की हर कविता में झलकती है। चाहे वो एक अपने दोस्त के बारे में जब लिखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनके बारे में लिखते हैं, या कोई गुब्बारे बेचने वाली लड़की के बारे में लिखते हैं, या तो देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो ये पुस्तक सिर्फ एक ह्यूमरस या टाइम पास के लिए पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है। आप जीवन के हर एक झलक जो है इस पुस्तक में आप पा सकते हो। ये पुस्तक लिख के शायद 2 साल हो गए। आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर हिज एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। हरकीरत जी इसमें भी बहुत माहिर है, वो शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत अच्छे लिखते हैं। शायद इस एंथोलॉजी में एक शॉर्ट स्टोरी शायद लास्ट में ऐड किए गए, बट शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत अच्छे लिखते हैं। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। I wish him all the best and I'm waiting for his anthology of short stories. Thank you. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी। और जो आपने छोटी छोटी कहानियों की बात कही है, उसका एक सैंपल उनकी इस पुस्तक में अंत में भी उन्होंने दिया है।
और उन्होंने ये एक इशारा भी कर दिया है कि जल्दी ही उनकी कहानियों की किताब भी जो है हम सभी को पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए ललित जी और सुजाता जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली प्रतिक्रिया के लिए चलते हैं केरल की तरफ और बात करते हैं कृष्णा विवेक जी से कि अब उनकी क्या राय है, क्योंकि देखिए आप हम सभी पाठक रूप में यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर हरकिरत जी से 2 से 3 बार मिल चुकी हूँ, हमारे दिल्ली इवेंट में ओपन मिक्स में हम उनसे मिले हैं। तो मैं पर्सनल लेवल पर भी उन्हें जानती हूँ, सुना है मैंने उन्हें मंच पर खड़े होकर बोलते हुए। तो एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत सरल से व्यक्तित्व के हैं और छोटी सी बातों में कहीं कहीं ऐसे हास्य का पुट भी देते हैं। तो उनके बारे में बात करना, उनकी रचनाओं के बारे में बात करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। तो हमारी फीलिंग्स जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, उन्हें ही जानना और उन्हें पाठकों तक पहुंचाना कि एक पुस्तक में कितनी सारी भावनाएं निहित होती हैं जो अलग अलग पाठकों को छूती हैं। तो हम रुक करते हैं कृष्णा जी का। कृष्णा जी आप बताएं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, पाठकों एवं लेखकों को, एवं बहुत बहुत बधाई फ्लोरेंट पब्लिकेशंस को एंड हरकिरत जी को, जिन्होंने ये बुक, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस शायद थोड़ा अलग भी है कह सकते हैं, या फिर एक तरह से सबके जैसा ही है, क्योंकि मैंने जब हरकिरत जी को पहली बार पढ़ा था तो आई थिंक एक नॉर्मल सी एक मतलब बोलते हैं ना हास्य वाली कविता से मैंने उनको जाना था। तो शुरुआत में मुझे लगा कि इनकी लेखनी या इनका अधिकतर जो स्वभाव है, लेखनी का डायरेक्शन है, वो हास्य की तरफ है। पर धीरे धीरे जैसे उनको पढ़ती गई और जानती गई, तब मुझे समझ आया कि इनकी मतलब लेखन शैली सिर्फ हास्य तक सीमित नहीं है। जैसे, और जब मैं इनकी बुक मेरे हाथ में आई और बुक को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो एक एक जैसा कि सुजाता जी ने बताया, हर विषय, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा शायद जिस पर उन्होंने ना लिखा हो। फिर चाहे छोटे बच्चों से लेकर कहो कोई काम करते बच्चे, किसी काम करते बच्चे की स्माइल तक वो मतलब 10-15 मिनट में लिख सकते हैं। ये मैंने उनकी खूबी देखी है। और जिस तरह से उनकी लेखनी है, हर टॉपिक को इतने दिल से छूने वाली लेखनी है। नॉर्मली सब लोग कहते हैं कि साहित्यकार एक बड़ा साहित्यकार होना चाहिए, बड़े बड़े शब्द होने चाहिए, पर इनको देख के हमें समझ आता है कि साहित्यकार बनने के लिए या राइटर बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें। जब एक सामान्य सा शब्द किसी कोई पढ़े और वो खुद से जुड़ा हुआ महसूस करे, तो ऐसा लगता है कि लेखक की जो लेखनी है वो सार्थक हो गई, वो कविता का, वो कहानी का लिखना सार्थक हो गया। तो सेम चीज मैंने हरकिरत जी के राइटिंग में अनुभव की है। और जितनी भी मैंने इनकी मेरी सबसे फेवरेट, ऑब्वियस है उनकी सारी ही कविताएं, कहानी, बहुत सारी कहानी भी इनकी मैंने कुछ कुछ पढ़ी है। तो सबसे फेवरेट मैंने एक पे समीक्षा भी की थी, तो वो थी मैं चाहता नहीं ढूंढूंगा करके। तो वो मेरी आज तक की उनकी बहुत सारी है, पर सबसे फेवरेट में टॉप लिस्ट पर वो कविता है, जिसमें वो एक मतलब साधारण सी कविता को इतने फ्लो में और इतने मतलब अनुभवों के साथ, इतने भावों के साथ लिखते हैं कि बारिश चाहे आए, चाहे कुछ भी हो, पर मैं चाहता नहीं ढूंढूंगा। इसमें चाहे फिर वो ये कहना चाहते हो कि मैं बारिश को एंजॉय करना चाहता हूँ, ये भी उनका भाव है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि छाता ना होने से भी कुछ मतलब कोई उनको रोकता है, या इस तरह से भी वो अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो मतलब जितने भी टॉपिक कहो, या फिर इन्होंने जैसे अपने दोस्त पे लिखी है पुस्तक में, सबसे पहले इन्होंने यही लिखा है कि अपने दोस्त को समर्पित है। जैसे ये इनकी दोस्त पर जो कविता है वो है, मैं फ्लैशबैक चलती रही। तो वो जिस तरह से एक एक पॉइंट को, एक एक घटना को जिस तरह से लिखते हैं, वो चल रहे हैं और पीछे से आवाज आती है। तो ये चीज है कि वो अनुभव कर रहे हैं आज भी, वो आज भी उनके दोस्त उनके साथ है। तो ये फील जो है उनकी राइटिंग में, जैसे हम पढ़ते हैं तो हम खुद को उनसे जुड़ा हुआ मतलब समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो इससे बड़ा लेखक के लिए एक और कुछ नहीं हो सकता कि पाठक उनकी लेखनी को पढ़े और खुद से जुड़ा हुआ महसूस करे। तो यही कहना चाहूंगी कि समय कम है, तो बहुत बहुत बधाई एवं इंतजार रहेगा अगली कहानियों की, किताब का।
बहुत बहुत कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात आपने सही कही कि सरल से शब्द होते हैं, भाव होते हैं, क्योंकि भाव प्रधान होते हैं। और भावुकता, संवेदनशीलता जो है वो किसी भी लेखक का पहला गुण होता है। वो जरूरी होता है कि वो संवेदनशील हो, वो महसूस कर सके। और जब उसके शब्दों को, चाहे वो बड़े शब्द हों या वो एक साधारण से शब्द हों, कविता के रूप में, काव्य के रूप में, जब वो पाठकों को छूते हैं और कनेक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं एक बॉन्ड बनाते हैं, जब वो बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है तो आप समझिए कि आप सही दिशा में लिख रहे हैं। तो ये आप पाठकों की प्रतिक्रियाएं जो है, हरकीरत जी जैसे जिनकी उनकी पहली किताब आई है, उन जैसे कितने रचनाकार लेखन के सफर में हमसे जुड़े हैं, तो ये प्रतिक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये सिर्फ एक लेखक जो अभी बैक स्टेज बैठे हैं वो समझ सकते हैं कि उनके लिए ये प्रतिक्रियाएं कितनी जरूरी हैं। उन्हें हौसला देती हैं कि आप लिखें और आगे कुछ ऐसा रच के जाएं जिसे आने वाली पीढ़ी जो है वो पढ़े। और हरकीरत जी जैसे रचनाकार, मुझे लगता है वो ऐसे होते हैं जो कि एक अचानक सी खुशी देने वाले, उनको देखकर हमेशा एक स्माइल जैसे उनके फेस पे होती है वैसे ही हम लोगों के फेस पे भी आती है। तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व है उनका, उनके बारे में उन्हीं से भी बातचीत करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलती हूँ। इसी क्रम में अब हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनू जी। तो मीनू मोहिल जी से हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है उनकी इस पुस्तक चिकनी चुपड़ी के बारे में। बड़ा शानदार कवर भी है और उन्हें सूट भी कर रहा है, जैसे कि खुद भी वो टर्बन एक लगाते हैं, पगड़ी पहनते हैं। तो मीनू जी से अब राय लेते हैं। जी मीनू जी, हरकीरत जी से मेरी मुलाकात एक साहित्यिक मंच के माध्यम से हुई थी और इनकी ये चिकनी चुपड़ी मैंने पढ़ी है। सबसे पहले तो इनका जो टाइटल है वही एकदम यूनिक है, जो क्योंकि ऐसा टाइटल कभी सुनने में आता नहीं है और उसे अंदाजा भी नहीं लग पाता है कि इसमें क्या होगा। और जब मैंने पढ़ी तो उसमें बहुत सी कविताएं मनोरंजन और हास्य के साथ साथ मैंने पाया कि विविधता और एहसासों से भी भरी हुई है। कुछ कविताएं तो एकदम यूनिक और रॉ कविताएं हैं, कुछ इनकी प्योर और इमोशन से भरी हुई कविताएं भी हैं। जैसे इनकी चिकनी चुपड़ी में मुझे कहाँ कोई फूल बेचता है खत में, ये बहुत अच्छी लगी। पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर और बेटियां एक सौगात, ये दिल को छूने वाली रचनाएं ज़्यादा लगी। और मैंने पाया कि हास्य कवि का तमगा तो इनको मंच में शायद मिला होगा, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक इनका भावुक मन है। और ये सारी रचनाएं हरकीरत जी के साथ साथ हम पाठकों के मन में जो उठते हुए भावनाएं हैं, एहसास हैं, उनको भी छू जाती हैं। और सबसे बड़ी इनकी खासियत ये है कि ये सरल और सहज शब्दों में जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारी घटनाएं चलती हैं, हम लोग उनसे रिलेट करते हैं। यहाँ तक कि ये भुट्टा और उबलते हुए आलूओं पर भी कविता लिख देते हैं। और अभी इन्होंने एक बैंगन पर भी कविता लिख दी थी, वो बहुत ही सारगर्भित कविता थी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। तो ये पढ़कर लगता है कि हाँ, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है ज़िंदगी में कहीं ना कहीं। और ख़ासकर ये जो फ्लैशबैक चलती थी जिसका भी कृष्णा जी ने जिक्र किया है, ये तो वाकई में लगता है कि कोई कैसे इतने साल तक एक मित्र के साथ अपनी मित्रता को निभा पाया और उसको अभी तक याद कर रहा है और इतने भावुक मन से याद कर रहा है कि उसको पढ़ते पढ़ते सचमुच हमारे सामने फ्लैशबैक चल रही थी। तो इनकी कविताएं कहीं कहीं हमें बहलाती भी हैं, कहीं गुदगुदाती भी हैं और कहीं कहीं हमको भावुक भी कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीनू जी। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने भी ये पुस्तक पढ़ी है और काफी समय पहले मुझे मिल गई थी, लेकिन व्यस्तता के कारण हम इस पुस्तक से जुड़ नहीं पा रहे थे। और मेरी लेखन के सफर के कार्यक्रम में जुड़ने जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं अभी तक, वो अच्छे से जानते हैं कि हम बिना पढ़े किसी पुस्तक पर बातचीत नहीं करते हैं। तो मैंने बोला हरकीरत जी को भी कि मैं उसे बिल्कुल पढ़ लूं, पढ़ने के बाद हम तो पढ़ने से यही जाना कि वो एक जिस तरह से वो सोचते हैं और जिस तरह के व्यक्तित्व के हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से लिखना भी पसंद करते हैं। उन्हें वो लच्छेदार बातें नहीं आती जिसका जो है कहना चाहिए कवियों को एक अनुभव होता है। वो सीधे और सरल भाषा में लिखते हैं और जैसा वो सोचते हैं वैसा ही वो पन्नों पर उतार देते हैं। तो आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी फ्लोरेंट टीम की तरफ से कि आप सभी ने अपना समय निकाला और आज इस पुस्तक के बारे में इतनी प्यारी और इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं हमें दी हैं। अभी 2 पाठक हमारे रह गए हैं। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि यदि दिव्या कपूर गोसाई जी और प्रीति पांडे जी अगर बैक स्टेज हों तो कृपया उन्हें भी जोड़ दें ताकि उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम लें
और यदि वो नहीं है तो फिर मैं हरकीरत जी को आमंत्रित करूंगी और हम उनसे बातचीत का दौर शुरू करेंगे। मैं आप पाठकों का धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगी कि यदि आप कार्यक्रम में बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं, या चाहें तो लीव कर सकते हैं और बैक स्टेज रहकर हरकीरत जी की बातें, उनकी लेखनी की बातें, उनकी लेखन यात्रा की बातें सुन सकते हैं। तो मुझे अभी नोटिफिकेशन आया है कि अभी कोई बैक स्टेज नहीं है, तो मैं इसी पुस्तक के साथ में जो कविताएं हैं, एक बहुत प्यारी कविता मुझे लगी है, शीर्षक उसका है वीराना वादियों में कौन आता है जनाब। तो इसकी लाइनों के साथ में, इन पंक्तियों के साथ में मैं अभी हरकीरत जी को आमंत्रित करने जा रही हूँ। वो लिखते हैं कि कितने मौसम आए और आकर चले गए, कितने मौसम आए और आकर चले गए, हम फिर भी वहीं के वहीं डटे रहे। शायद अब भी हमें कुछ खास है बाकी, शायद अब भी हमें कुछ खास है बाकी, हमारी खूबसूरती किसी भाई ने है आज आंकी। तो इन पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ हरकीरत सिंह झिंगरा जी का कि हमसे जुड़े और अपनी लेखन यात्रा हमसे साझा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, सुजाता जी, कृष्णा जी, नमस्कार हरकीरत जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो मैं फ्लोरेंट पब्लिकेशन का और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मेरे को ये मौका दिया। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि आप मेरे साथ जुड़ें और मैं आपके साथ जुड़ूं और हम अपनी किताब के बारे में करें। तो आपने जैसा सुना है, मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे बारे में ऐसे ऐसे भी लोगों ने की भावनाएं हैं और उनके ऐसे ऐसे विचार हैं। तो मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के सबको नमस्कार और धन्यवाद बोलता हूँ एंड थैंक यू सो मच। आपने जिन जिन पोएम को टच किया मेरी सच में आंखें भर आई कि वाकई मेरे को लगा कि मेरी लेखनी जो है वो एक छोटी होते हुए भी एक बहुत बड़ी है। मेरे को यूं लगने लगा है कि मेरा तो बहुत हल्का सा प्रयास था और मैंने बहुत छोटी शुरुआत की थी, लेकिन आज इतने लोग उसको चाहते हैं और इतने लोग उसको पसंद करते हैं। तो आई एम रियली इंडेप्टेड एंड मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए, आपने ये प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर दे दिया कि हरकीरत जी आपकी फीलिंग्स कैसी रही बैक स्टेज बैठकर ऑन स्क्रीन सुनना कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, आपके लिखने के बारे में क्या कहा जा रहा है। मैं पाठकों से निवेदन करूंगी कि आप सभी कृपया म्यूट कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो हो रहा है वो ना हो, ताकि हम हरकीरत जी से सीधे सीधे और आराम से बातचीत कर सकें। तो शुरू करें हरकीरत जी, आपकी लेखन यात्रा पर चलते हैं, जानते हैं आपसे आपकी लिखने की यात्रा कैसे शुरू हुई। लेकिन उससे पहले एक औपचारिक प्रश्न होता है, क्योंकि हम यहाँ नए रचनाकारों को जोड़ते हैं तो हमारे जो पाठक हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपकी परवरिश शिक्षा कहाँ से हुई है। और एक प्रश्न इसमें मैं जरूर ऐड करती हूँ कि आप खुद को कैसे परिभाषित करेंगे। मैं वैसे तो मेरी पैदाइश जो है, बर्थ प्लेस मेरा शिमला रहा है। मेरे फादर MBS में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो उनकी ट्रांसफ़र ग्वालियर, पुणे और उधमपुर काफ़ी जगह होती रही। तो मोस्टली हम उनके साथ रहे, लेकिन जब मैं छठी क्लास में आया तो सेंट्रल स्कूल दिल्ली कैंट में मेरा एडमिशन कराया गया और उसके बाद हम लोग पापा के साथ नहीं जा पाए। तो मेरी एजुकेशन सेंट्रल स्कूल दिल्ली कैंट से ही हुई है और मैं दिल्ली को ही मोस्टली बिलोंग करता हूँ। लेकिन बीच में मैं 4 साल के लिए मुजफ्फरपुर पोस्टेड था और उसके बाद 11 साल में यहाँ गाजियाबाद से आगे NTPC का प्रोजेक्ट है दादरी में, तो 11 साल मैं वहाँ पोस्टेड था। उसके बाद फिर बाकी टाइम मैंने अपना कॉर्पोरेट सेंटर में बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप में बिताया है और 2016 में अगस्त में मैं रिटायर हुआ और तब से मैं अपने आप को क्या बताऊं, मैं अपने आप को मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लेखन के क्षेत्र में आऊंगा या मैं कुछ ऐसा लिखूंगा और इतना सारा लिखूंगा, क्योंकि लिखते लिखते मेरी 175 पोएम होगी और मेरे को बेटी ने और घर वालों ने, मैडम ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, इनको पब्लिश कराओ, 175 पोएम्स आर टू मच, इसमें से बड़ी अच्छी निकल सकती हैं। तो देन आई पब्लिश 101 पोएम्स की मैंने ये चिकनी चुपड़ी निकाली, अपनी कविताओं की खिचड़ी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इसकी, और बड़ी शानदार पुस्तक है, बड़ी अच्छी पुस्तक है। इसका शीर्षक ही सबको बहुत आकर्षित कर रहा है। तो मैं, आपने जैसे कि बताया कि आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी
जानना तो बनता ही है कि लेखन के लिए ना लोग कहते हैं कि हम बाई चांस लेखन करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मेरा खुद के अनुभव है, मुझसे ज्यादातर रचनाकार जो जुड़ते हैं वो कहते हैं कि हमें बचपन से पढ़ने का बड़ा शौक रहा या लिखने का बड़ा शौक रहा, इसीलिए वो लेखन क्षेत्र में आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने कब लिखना शुरू किया और वे कौन से प्रेरक कारक हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कविताओं में उन्हें उतार दें? जी मेरे हर्षित। को कोई प्रेरणा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मेरे को हमारा एक मित्र था जो कॉलेज के डे वन से हमारे साथ था और हमारी 43 इयर्स का साथ था, जो 19 जून 2016 में हमको छोड़ के चला गया। तो उसका जाना मेरे लिए मतलब ये था कि एंड ऑफ द लाइफ था मेरे लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगा। उन्होंने सितंबर में रिटायर होना था, मैंने अगस्त में रिटायर होना था। तो हम दोनों प्लान बनाते थे कि यार बस रिटायरमेंट के बाद वी विल बी टुगेदर वेयर एवर वी गो वट एवर वी डू। लेकिन वो 19 जून 2016 में ही चला गया। और उसके जाने के बाद मेरे को इतना डिप्रेशन हुआ, इतना वॉइड हुआ लाइफ में कि मैं करूं क्या। तो बहुत कुछ करने मतलब सोचने के बाद बिल्कुल ब्लैंक था मैं। तो एक दिन मैंने मेरी ये फ्लैशबैक वाली पोएम जो है 4 पेज की, ये मैंने लिखनी शुरू की। तो जो मेरे को उसकी अभाव खटक रहा था कि पीछे से आवाज दे रहे हैं, मेरे को उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो वो सब चीज को मैंने अपने जेहन से उतारते हुए पन्नों पे उतारा। और अपनी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज थी, टीटीसी बस में इकट्ठे सफर करना, लाल बत्ती पे उतरना, और क्या क्या हमने दिल्ली में जो जो भी किया, हमने इकट्ठे पिक्चरें देखी, मूवीज देखी जो जो, और घूमे फिरे। उसके पास भी मोटरसाइकिल थी, मेरे पास भी एसडी मोटरसाइकिल थी, तो हमारा दोनों का उसी पे ही घूमना होता था। पूरी दिल्ली हमने छान मारी थी उसके साथ। तो बहुत उसके साथ जोड़ी, हमारा बहुत अच्छी जोड़ी थी हमारी। और मैं कविता लिखने के बाद मेरे को उसके घर वालों ने भी बहुत लाइक किया उस कविता को, और मेरे दोस्तों को, जो हमारी मित्र मंडली थी कॉलेज की, सबने बहुत प्रोत्साहन दिया कि तुमने इतना अच्छा लिखा है। तो उसके बाद मैंने 1-2 कविताएं और लिखी। तो मैं लिखने में चल शुरू हो गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मेरे को कोई चित्र दिखता था, मेरे को पहली 2 लाइनें अगर मेरे जेहन में आ जाती थी तो फिर कविता आधे घंटे में बन जाती थी। भले ही उसकी एडिटिंग करने में 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, या एक दिन भी लग जाता था। लेकिन 2 लाइनें, कोई भी चित्र को देख के पहली 2 लाइनें मेरे को आती थी तो मैं उस पर कविता लिख डालता था। और आप देखेंगे कि मेरी किताब में हर कविता के पहले कोई चित्र है जरूर, और उसी से प्रेरित जी होकर मेरे मन में जो मनोभाव आए वो मैंने पेश किया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा। मेरी सेकंड या थर्ड पोएम है देखा ही नहीं उसको। वो एक लेडी है, वो जी समुद्र की तरफ देख रही है और पीछे से उसका कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस इतना लग रहा है कि साड़ी पहनी हुई है उसने और समुद्र की तरफ देख रही है। तो मैंने उसके मनोभावों को पढ़ के उसको पेश किया कि वो कैसी दिखती होगी, क्या होगी, कहाँ पहाड़ी होगी, मैं शिमला का हूँ तो वो पहाड़ी होगी। तो वो सारी भावनाएं मेरी जो है ना, सिर्फ अनदेखा ही है उसको, मतलब बिना देखे ही मैंने लिखी है। तो एंड तक मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि चित्र ही ऐसा था कि उसका कुछ मैं बता नहीं सकता था और अपनी इमेजिनेशन के अलावा। तो उसमें सारी मेरी इमेजिनेशन हैं, और वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट वो है, क्या बोलते हैं, पोएम है। और एक आपने जिक्र छाता तो नहीं ढूंढूंगा मैं, कृष्णा जी ने जी जो तो वो भी ऐसे ही बालकनी में बैठे हुए थे, लॉकडाउन था, तो मेरे मन में था यार अब हम अगर बाहर तो जाना नहीं है, छाता की जरूरत ही नहीं है मेरे को, तो मैं छाता तो नहीं ढूंढूंगा। लेकिन वो छाता तो नहीं ढूंढोगे पृष्ठभूमि में मैंने फिर अपने मन के जो भाव आते गए वो मैं उसमें लिखता गया। कि पुराने टाइम में छतरी उल्टी हो जाती थी जैसे हम बारिश में चलते थे, तो all those feelings I poured in that poem. So that was in a way that was one thing I mentioned. जी तो ऐसे मेरा लेखन शुरू। जी, मतलब मित्र को मैं खोने अपने के आप दुख में के एक साथ में। एक्सीडेंटल सॉरी मैं अपने हाँ आप में जी। एक एक्सीडेंटल राइटर मानता हूँ, क्योंकि मेरा जी कोई ऐसा इरादा नहीं लिखना था। मेरे घर वालों को नहीं मालूम था कि ये कविता लिख सकता है या लिखेगा कभी। तो जब मेरी जी बुक पब्लिश हुई तो मेरी पूरी फैमिली में, रिश्तेदारों में, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि ये तो हमें मालूम ही नहीं था तुम्हारे बारे में। तो ऐसे हुआ। बिल्कुल।
यहाँ मैं हकीकत जी हर बार बहुत से रचनाकार जो मेरे साथ जुड़ते हैं, खासकर जो नए रचनाकार हैं और उनकी अभी नई किताब पब्लिश होती है, तो वो इस बात को ज़रूर कहते हैं कि हमने खुद नहीं सोचा था कि हम कभी एक पुस्तक के रूप में पाठकों के बीच आ सकेंगे। तो मैं यहाँ यही बात कहती हूँ कि कई बार हमें पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ये जानने के लिए कि हम वाक़ई में हैं क्या और हम कर क्या सकते हैं। तो इसीलिए हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, ये चीज़ पता लगते हुए कई बार पूरी लाइफ गुजर जाती है। और ये पंक्ति मैंने पढ़ी थी, मैं इस पुस्तक का ज़िक्र ज़रूर करती हूँ, एनी फ्रैंक, एक किशोरी की कहानी, डायरी। ये पुस्तक मैंने जब पढ़ी थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उस पुस्तक की ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि एक 13 वर्षीय लड़की ने वो डायरी लिखी थी और उसमें उसने ये लाइन लिखी थी कि हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम किन चीज़ों में अच्छे होते हैं। तो वो पता करना चाहिए। आप कविताओं को लिख सकते हैं, ये खुद आपने नहीं जाना, लेकिन वो क्लिक किया जब आपने अपने मित्र का देहांत देखा, आपने देखा कि वो आपका मित्र अब आपके बीच नहीं है, साथ नहीं है, तो उस दुःख से आपने उस दुःख को कविताओं की तरफ एक रुख दिया, जो कि एक बहुत अच्छा काम किया कि आप कविताएँ लिख पा रहे हैं। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ और बात करते हैं इस पुस्तक के शीर्षक के बारे में। चिकनी चुपड़ी कविताओं की खिचड़ी। ये शीर्षक इतना अच्छा है कि एकदम झट से मुँह से निकलता है बिल्कुल और तुरंत सुनते ही जैसा कि मीनू जी ने भी बोला, कृष्णा जी ने भी बोला कि लगता है कि जैसे कोई हास्य रचनाएँ इसमें होंगी। लेकिन पढ़ने के बाद मालूम चलता है कि जो जितना ज़्यादा हँसा सकता है, वो उतना ही ज़्यादा गंभीर भी होता है। जितने भी कॉमेडियंस होते हैं, हम देखते हैं कि वो बैक स्टेज कितने सीरियस होते हैं। भले से वो स्टेज पर आके कितने भी हँसाते हों। तो इस शीर्षक के पीछे की क्या बात है? आपने क्या सोचकर इस संग्रह का नाम जो है ये रखा है? मैं ये जानना चाहूँगी। एक्चुअली हमने जब बुक का नाम लिखने की बात आई तो कई नाम आए, आपस में फैमिली में डिस्कशन हुआ और ये उन दिनों की है बात, फाइनल हुआ। फिर मेरा था कि कहीं ना कहीं कहीं अनकहीं लिखूं। तो फिर हमारी मैडम ने बोला कि आप इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं एंड यू इन्फ्लुएंस पीपल लाइक एनीथिंग, तो आप इसका नाम चिकनी चुपड़ी ही रख दो। तो बस ऐसे ही उन्होंने चिकनी चुपड़ी सजेस्ट किया तो मैंने उसके साथ टैगलाइन जोड़ दी, कविताओं की खिचड़ी। क्योंकि मेरे जो वो था, क्या बोलते हैं, जो आर्टिस्ट पेंट करते हैं ना जिसपे कैनवस, मेरा जो कैनवस था वो बहुत बड़ा था। उसमें हर तरह की कविताएं थी, मेरी फीलिंग्स पे थी, प्रकृति के ऊपर थी, मेरी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर थी और शहीदों के ऊपर थी मेरी। मतलब किस चीज पे नहीं थी आप ये देखो कि मतलब मन में जो भाव आ गए और मेरे मन में मैंने लिख दिया तो वो था। तो हैविंग सीइंग द वैरायटी ऑफ द माय पोएम्स, उसका नाम हमने कविताओं की खिचड़ी रखा, चिकनी चुपड़ी कविताओं की खिचड़ी जी। तो बहुत अच्छी बात है ये तो फिर, यानी कि आपकी जीवन संगिनी ने इसके लिए उन्हीं को ये जो है क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना सुंदर नाम सुझाया आपको। जी जी माय जी फेवरेट इज लटकन अटकन। हरमिंदर जी बोल रही हैं कि उनकी फेवरेट कविता है लटकन अटकन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कविता है। इन्होंने एक गमछे के ऊपर भी कविता लिखी है। मतलब ऐसी कविताएं वाकई में कि अभी हमें मीनू जी ने भी ये बात बोली कि हम सोच नहीं सकते कि इस पर भी कविता लिखी जा सकती है। आपने उन विषयों पर उन पर अपने भाव प्रकट किए हैं। देखिए, लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं, प्रकृति चेतना से भरपूर है। पेड़ पौधे और पहाड़ जड़ होते हुए भी कहीं ना कहीं हमें चेतना से भरपूर लगते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन एक गमछा या एक छाता, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर कविताएं, उन वो शब्द भले हो सकते हैं लेकिन उन्हीं के ऊपर कविताएं लिखा जाना, ये एक अलग सी, कुछ निराली सी, अनूठी सी बात है। और यही आपकी काव्य संग्रह की जो है खासियत भी है कि उसमें एक अलग सा निरालापन है कि ऐसे विषयों पर भी रचनाएं हैं जिन्हें शीर्षक को पढ़ते हुए, मैंने पहले जब शीर्षक देखे तो मैं खुद हैरत में थी कि जैसा शीर्षक बुक का है उसके अलावा सारी कविताओं के शीर्षक भी जो हैं वो अनूठे और निराले हैं। मैं आपकी मैं रचनाओं को पढ़ते हुए जो जी जी हरकिरण जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने लटकन अटकन की बात की तो वो चित्र इतना सुंदर था। मतलब इतने रफ पत्थर हैं और उसके ऊपर इतने सुंदर पिंक कलर के फ्लावर्स की बेल चल रही है। तो लटकन और अटकन, वो बेल उसमें अटकी हुई है उसके जॉइंट्स में पत्थरों के। तो मैंने वो लटकन और अटकन, मेरे बाद शब्द आया मेरे पास और उसके बाद मैंने वो कविता बना दी उसकी। और एक नीलिमा बी एन लिखती हैं, हैदराबाद की, तिरुपति की हैं, उनकी वो फोटोग्राफ थी।
तो उनसे मैंने परमिशन लेके फिर उनसे अपनी बुक में उसको पब्लिश किया मैंने। और एक और मैं बताना चाह रहा था कि जैसे सुजाता जी ने बोला था कि मेहंदी और अचार दोनों का मजा जी आता है खाने के बाद, तो मैंने मतलब मेहंदी एंड अचार का मैंने एकदम से मतलब मेरे को 10 मिनट भी नहीं लगे, मैंने पोएम इनको व्हाट्सएप पे डाली, तो इन्होंने बोला कि मे आई पोस्ट इट ऑन द फेसबुक। मैंने कहा प्लीज गो अहेड। तो ऐसे ही वो पोएम 10 मिनट में बन के तैयार हो गई। और मैं एक और पोएम के लिए जिक्र करूंगा कि मैं अभी जी भूल, यदि आप बात कीजिए मेरे को ध्यान से। हाँ बिल्कुल, जब याद आए तो आप जरूर बताइएगा। हाँ, तो वो कैसे हम मैंने अभी बिल्कुल अभी पाठकों से बात करते हुए और इनकी प्रतिक्रियाओं पर मैंने ये बात बोली थी कि आपकी रचनाएं, जैसे आप खुद सरल व्यक्तित्व के हैं वैसे ही आपकी रचनाएं भी बहुत सरल हैं और यथार्थ के करीब लगती हैं। मैं यहाँ प्रश्न कर रही हूँ कि आप जिंदगी को कितना सरल या जटिल समझते हैं, ये आपके शब्दों में मैं जानना चाहूंगी। मैं जिंदगी को सर्विस तक तो मैं बहुत सरल, मतलब सरल इन द सेंस कि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा टाइम पास करना मुश्किल हो गया, थोड़ा सा मतलब फ्री हो गए तो समझ में ही नहीं आता था क्या करें। तो ये तो लेखनी का जो मेरे को सहारा मिला है, दैट इज ए बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। और मैं इसमें इतना मतलब इन्वॉल्व हो गया हूँ कि कई बार घर वालों से भी मेरे को सुनना पड़ता है, यार आप तो इसी में ही लगे रहते हो, मेरे को बोलते हो अभी 10 मिनट में पोस्ट करनी है, अभी जानी है यार, ये मेरे को बनाने दे। तो लेकिन इट इज इन ए वे इट इज ए चैलेंज आल्सो, इन ए वे इट इज ए प्लेयर आल्सो, इन ए वे इट इज माय टाइम पास आल्सो। तो मेरा लेखन में ऐसे ही लिखना शुरू हुआ और ऐसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ। मैंने कोई पोएम पोस्ट की थी शब्द सिंधु परिवार में, तो पटल पे, तो उन्होंने बोला लो ऐसी कविताएं आ गई, अब कल को ये मग्गे और बाल्टी पे भी पोएम लिख देंगे। और मैंने सच में अगले दिन मग्गे और बाल्टी पे पोएम लिख दी कि बाल्टी और मग्गे का कितना एक दूसरे को सहारा है, कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है लेकिन जब तक मग नहीं है आपके पास तो आप उसको नहीं यूज कर सकते ना पानी को। तो मग जो है वो आप पानी लेके उसको निकालोगे, बाल्टी में से यूज करोगे। तो ऐसे आपके मन में भी कुछ भावनाएं हैं, उनको निकालने के लिए यू नीड मग सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नीड ए सपोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नीड ए आउटलेट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि आपके मन के जो मनोभाव हैं वो आप किसी को दो या किसी को बताओ या किसी से पूछो। तो फॉर एक्सचेंज ऑफ द मनोभाव ऑल्सो यू नीड ए थिंग लाइक मग। So that way I made that poem and it was appreciated by all। मैं ख्याल से कृष्णा जी भी और मीनू जी भी मुस्कुरा रही हैं जी कि बिल्कुल, इन्होंने ये मेरी कविताएं पढ़ी हुई हैं। और अभी जो बैंगन वाली बैंगन की कविता थी, मैं अभी पीछे बस किचन में गया तो तवे के ऊपर बैंगन भून रहा था, तो मेरे को लगा क्या देखो, और उसी पे मैंने कविता लिख दी। तो दैट वाज लाइक बाय ऑल। तो मेरी ऑल ये सोचने का तरीका होता है एक रचनाकार का, और एक अपनी अपनी खूबी होती है। और मैं हर बार ये बात लेखन के सफर कार्यक्रम में बोलती हूँ कि आप लिखने की दौड़ में, क्योंकि देखिए बहुत लोग लिख रहे हैं और देखा देख भी लिख रहे हैं, मनोभाव भी लिख रहे हैं, लिखते तो सब मनोभाव ही हैं, लेकिन एक बात होती है कि आप उसमें अपना स्व कितना बचाते हैं, सेल्फ कितना बचाते हैं, यह कितना दिखा पाते हैं। क्योंकि रचनाएं कॉपी पेस्ट ना लगे, वो ऐसे लगे कि हाँ ये एक लेखन जो है लेखक का व्यक्तित्व बताता है। आप पढ़कर उसे समझ सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है किस स्तर का है, किस तरह की सोच रखता है और किस तरह का उसका भावनात्मक स्तर है। वो हर तरह की पोल जो है लेखन व्यक्ति का खोलता है। मैं पुस्तक के बारे में आगे भी एक दो प्रश्न करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि हरकीरत जी उससे पहले अपनी पसंदीदा, जैसे आपने बताई एक दो कविताएं, उनमें से कोई कविताएं हमसे साझा करें। कोई एक कविता हमसे पढ़कर सुनाए, हम जरूर सुनना चाहेंगे और हमारे पाठक और हमारे श्रोता भी जरूर सुनना चाहेंगे। जी हरकीरत जी। मेरी एक कविता है, बदलता रहता हूँ बार बार अपना अक्स। तो हम लोग डीपी हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद बदल देते थे। तो उसके ऊपर मैंने एक दिन बैठ के ये कविता लिखी थी। बदलता रहता हूँ बार बार अपना अक्स, चाहता हूँ कि ना बदले कभी ये शख्स, कभी यूं ही अतीत में चला जाता हूँ, कभी यूं ही अतीत में चला जाता हूँ, खुद को असमंजस में जकड़ा पाता हूँ। अब या तब, कब मैं खुश था ज्यादा, बन के रह गया हूँ वक्त और हालात का प्यादा, एक प्यादा। रिटायरमेंट के बाद मतलब इतनी लिमिटेशंस हो गई हैं, घर में रहना, कहीं आना है, कहीं जाना नहीं है, तो बन के रह गया हूँ वक्त और हालात का एक प्यादा।
जिंदगी का भी अपना विचित्र है कायदा, खुशी और गम कभी कम कभी ज्यादा। जिंदगी तो अपनी अभी भी है अधूरी, कुछ यादें, कुछ चाहते, कुछ ख्वाहिशें, होना तो इनका पूरा है तो जरूरी, होना तो उनका पूरा है तो जरूरी, जाने होंगी ना होंगी कभी ये भी पूरी। जीवन में गोधूली का हो चला है वक्त, जीवन में गोधूली का हो चला है वक्त, सुना है उस रब का कायदा है बड़ा सख्त, बुलावा आएगा तो हो जाऊंगा मैं भी ध्वस्त, मुड़कर देखता हूं तो हो जाता हूं आश्वस्त, जी लिया बहुत, अब बहुत दूर तक मैं नहीं जा पाऊंगा, वक्त वो भी करीब है जब मैं ही थम जाऊंगा, बस और कितने अक्स मैं बदल पाऊंगा, बस और कितने अक्स मैं बदल पाऊंगा। सो दैट वाज माय फीलिंग अबाउट द माय ओन, मतलब इसमें मेरा जीवन का कई पहलू भी हैं और मेरी मन की भावनाएं भी हैं, अतीत भी जी है और भविष्य भी है इसमें। सो दिस वाज वन ऑफ द बहुत मन को छू लेने वाले भाव हैं। देखिए सरल शब्द हैं, जैसे कि कृष्णा जी ने भी कहा था कि बहुत हल्के फुल्के शब्दों में और गहरी बात आपने कही है। जैसे आपकी कविता है, मुझे खामोशियों की अपनी जुबान होती है, इसकी पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी कि खामोशियों की अपनी जुबान होती है, बोले ना बोले वो भी परेशान होती हैं। हमारी मिसेस की बड़ी फेवरेट है, उनको बहुत पसंद है हाँ, ये। बहुत सुंदर कविता लगी कि खामोशियों की अपनी जुबान होती है, बोले ना बोले वो भी परेशान होती हैं। जी हाँ जनाब, खामोशियों की भी अपनी जुबान होती है। तो बहुत सुंदर आपने रचनाएं इसमें लिखी हैं। वो रचनाएं ऐसी हैं, अलग अलग विषयों के साथ में और साथ में अलग अलग भाव के साथ में। तो वाकई में ये कविताओं की खिचड़ी ही है और चिकनी चुपड़ी भी है, क्योंकि आप पंजाबी हैं तो बिना घी डाले तो आप खिचड़ी भी नहीं खाएंगे। तो वो बातचीत है। आपकी बिटिया का मैंने इसमें थोड़ा सा उन्होंने टिप्पणी लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ी थी। तो उस टिप्पणी के हिसाब से उन्होंने लिखा शुरुआत में कि रेफरेंस दिया है रॉबर्ट फॉर्स्ट का। वो कहते हैं कि कवि होना एक मनः स्थिति है, ना कि कोई पेशा। एकदम से जब मैंने इस बात को पढ़ा तो बहुत अचरज सा हुआ कि उन्होंने इसे क्यों लिखा। फिर इस बात को दूसरे तरीके से अगर हम समझें कि कोई भी हम जॉब करते हैं, कोई भी हम किसी भी आजीविका के लिए जो भी करते हैं, वो चीज जो है वो मेंटल स्तर पर अलग अलग होती है, मानसिकता वहाँ अलग होती है। लेकिन कवि होना एक अलग मनस्थिति होती है, और वाकई में जो भी लिखता है वो पहले मन से लिखता है, उसके बाद जो है उसे पन्ने पर उतारता है। फिर उन्होंने दूसरा एक उदाहरण देते हुए कहा ऑडेन नास का कि कवि ना तो उपयोगी है, ना ही उत्पादक, और ना ही उपभोग्य। ये पंक्ति भी मुझे थोड़ा सा खटकी। तो मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। फिर आगे वो कहते हैं कि शायद इसीलिए दुनिया में काव्य कला को कुछ खास दर्जा नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी कविताओं की दुनिया से अनजान है कि काव्य को कितना दर्जा मिलता है। लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि इन दोनों ही पंक्तियों पर आपकी क्या राय है। मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने पढ़ा तो पहली बार में आपको भी खटका लगा, तो मैंने उसे बोला था यार कोई प्रीफेस लिख दे, कुछ लिख दे मेरी बुक के बारे में। तो उन्होंने बोला कि मैं ये लिखूंगी, इसको एपिलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कहती है आपको लास्ट में डालना होगा। तो ये भी मेरे लिए एक नई बात थी कि एपिलॉग भी कुछ राइटिंग के क्षेत्र में होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनके भी मैंने ये पहला पैरा पढ़ा तो मेरे को भी बड़ा शौक लगा कि ये क्या लिख रही है। एक्चुअली लेट मी टेल यू, शी इज हरसेल्फ इज वेरी गुड राइटर। शी इज राइटिंग फ्रॉम हर स्कूल डेज, क्लास 3-4 से वो स्कूल मैगजीन के लिए लिख रही है। और उसके बाद उसने कई पोएम बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स में भी उसकी पब्लिश हुई हैं। लेकिन वो मोस्टली लिखती इंग्लिश में ही है। ब्लॉग वगैरह हिंदी में लिखती है, लेकिन इंग्लिश में पोएम लिखती है। तो जब मेरी बुक छपी थी तब उसने भी कहा था पापा ये तो आप मेरे को मेरा मोर्चा मार गए, मैं तो पब्लिश करवा नहीं पाई अपनी पोएट्री की बुक, और आपने करवा लिया। तो बाकी मैं इसके बारे में ये बोलूंगा कि जब पहली बार पढ़ा तो मेरे को भी लगा कि यार ये नेगेटिव बात मेरे से क्यों, मेरी बुक में क्यों लिखना चाह रही है। लेकिन फिर मेरे को मैंने जब उसको पढ़ा 2 बार 3 बार तो मेरे को समझ में आया कि बात तो गलत नहीं कह रही है वो, लेकिन उसका और वो बिल्कुल रियलिटी भी है, वर्ड बाय वर्बटिम इट इज ट्रू। तो फिर मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, एंड उसने आगे भी मेरे ट्रेड सॉफ्टली एज यू ट्रेड ऑन माय ड्रीम्स। तो ये मेरी
पहले टाइम में जो टेलीफोन डायरी होती थी, पर्स में हम रखते थे, वो छोटी सी डायरी होती थी, उस पे एक पेज के ऊपर ये लिखा हुआ था डायलॉग। मेरे को भी नहीं मालूम था कि ये किसका डायलॉग है, फिर बिटिया ने भी बताया कि ये कोई फेमस पोएट है, उसका वो डायलॉग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको पढ़ के, एपिलॉग पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि इसने जो बातें लिखी हैं और मेरे बारे में, मेरा किसी को अंदाजा नहीं था फैमिली में कि कभी हम लिखा। खाली हम जगजीत सिंह की गजलें सुनते थे या बॉलीवुड के गाने सुनते थे अच्छे वाले, तो उसके अलावा कोई शौक नहीं था हमारा। लेकिन ये कविताएं लिखने के बाद, मतलब बुक पढ़ने के बाद, नेचुरली मेरे को लगा कि व्हाट शी हैज रिटन राइट फॉर मी। और अब तो वो पीएचडी कर रही है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो आफ्टर 14 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस शी गॉट एडमिशन ओवर देयर इन पीएचडी। तो शी इज इन नहीं, 4th ईयर। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और वो ऐसी बात लिखी है कि जिसे पढ़ते हुए, जैसे मैंने बताया कि कई बार जो है आप पढ़ते हैं जब किसी का लिखा, तो आप उसमें कई काल में जीते हैं, आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों देख रहे होते हैं। तो कई बार जो है इस तरह से लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात को, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो लेखन का एक खासियत ये भी होती है, बहुत सी बातें कुछ एकदम चुटकी में समझ में आती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जब तक 2 बार 3 बार पढ़ ना लिया जाए तब तक वो बातें समझ में नहीं आती। इसलिए समय देकर भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और मेरी आदत है कि मैं बिना पेंसिल हाथ में लिए और उसे जब तक रिपीट ना कर लूं पढ़ के, तब तक मुझे बात समझ में नहीं आ पाती है। ये कहना चाहिए कि मुझे बार-बार उसको रुक के, ठहर के पढ़ना अच्छा लगता है। कविताएं, कहानियों की जब बात होती है तो मुझे थोड़ा-सा आराम से उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, और मैं हमेशा पेंसिल अपने साथ रखती हूँ ताकि जो बात मुझे अच्छी लगे मैं उसे अंडरलाइन कर सकूं। आपकी इसमें कहानियों की एक झलक मिली है हरकीरत जी, और ये आपने कहानी कम एक इस तरह से लिखा है स्मृति के रूप में। जैसे हम एक स्मृति लेखन करते हैं कि हमारी कोई याद होती है पुरानी, या कोई वाकया होता है, आपने इस तरह से एक लिखने का प्रयास किया, और एक छोटा सा आपने इसमें इशारा दिया है कि अब अगली पुस्तक जो है आपकी कहानियों की आएगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि कब हमारे बीच में ये पुस्तक आ रही है। पुस्तक एक्चुअली कहानियां अभी 15-16 स्टोरीज मैंने लिखी हैं अभी तक। तो मेरे को लग रहा है कि फॉर ए बुक इट इज स्मॉल क्वांटिटी, और थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा। मे बी 2025, डेफिनेटली मिड ऑफ 25 तक मेरी ये किताब जरूर आएगी स्टोरी की। और मैं कुछ और कंपाइल कर रहा हूँ, और वो भी मेरी ऐसे ही है, मेरे पर्सनल अनुभव के ऊपर है कहानियाँ, या किसी दोस्त के पर्सनल अनुभव के ऊपर है। तो मोस्टली वैसे, या मैंने कहीं पे कोई किस्सा पढ़ा तो उसके ऊपर मैंने उसको कहानी के रूप दे दिया। मेरा ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल आइडिया मेरा ना हो, लेकिन मैंने अपने शब्दों से जाल बुनाया है उस कहानी का। तो दैट में मैंने कुछ कहानियां कंपाइल की हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक आने की संभावना है, मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। जो जैसे आपने तो मैं थोड़ा कहानी, उसको पुश भी करूंगा। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ी आपकी कहानी, वो 10 का नोट, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहानी जो है छोड़ दी गई, लेकिन फिर लगा कि कहीं बात होती है, कोई वाक्या होता है, कोई एक स्मृति ऐसी होती है लाइफ की जो कि हिस्सा बन के रह जाती है। उसको आपने एक बहुत सुंदर तरीके से लिखा, और एक-एक चीज़ जो ज़रूरी होती है कि हम जब कहानी पढ़ें तो वो हमारे आँखों के सामने ऐसे लगे कि एक वीडियो की तरह चल रही है। तो वो पढ़ते हुए मुझे महसूस हुई है। पुस्तक की बात यदि करें तो सुंदर कवर पेज है, सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, और अब मैं एक ईमानदारी से जो मुझे बातें लगी हैं मैं ज़रूर साझा करना चाहूँगी। बस थोड़ा वर्तनी की त्रुटियाँ जो हैं वो मुझे इसमें मिली हैं। हाँ, तो वो प्रकाशक की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस बात का श्योर हो, और इस बात को जो है ध्यान दें कि जो रचनाकार आपसे पब्लिश हो रहे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ वर्तनी त्रुटियाँ जो हैं वो खटकती हैं। कभी कहीं एक आध प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर रिपीटेड कोई बात अगर होती है। जी। मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली मेरा पहला लेखन का, बुक पब्लिशिंग का पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने जी। अपनी तरफ से क्या किया, मैंने गूगल में उस स्पेल चेक पूरा कर दिया। तो मेरे को लगा कि हाँ गूगल का स्पेल चेक कर दिया है तो ये तो सब ठीक ही होगा। लेकिन बाद में जी। पता चला कि उसमें काफी त्रुटियां थी, और मेरा हाँ जी। पहला हाँ जी। लेखन था। तो और कुछ थोड़ी जल्दबाजी भी थी कि मेरे को जब लगा कि बुक पब्लिश होने वाली है, तो मैंने हालांकि 3 महीने लगाए इसके, 5 इसके रिव्यू, वो भी हमने रिविजन भी मैंने पढ़े इसके ड्राफ्ट के, लेकिन फिर भी गलतियां रह गई, और वो बाद में दोबारा बार बार पढ़ने से ही पता चलती हैं हाँ एक्चुअली। जी।
अब मैंने काफी कुछ उनकी सही किया है और मैं सोच रहा हूँ कि जो किताब दोबारा रिप्रिंट करूंगा तो उसमें उसको ठीक भी कर दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पहली बार तो मुझे हो गया तो हो गया। हाँ, उसके नहीं, नहीं, लिए वो क्षमा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ बैठकर जब हम पुस्तक की चर्चा करते हैं तो वहाँ भाषा के स्तर की, वर्तनी त्रुटियों की, व्याकरण की ये बात होनी बहुत ज़रूरी होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर इस बारे में बता सकूँ क्योंकि बतौर एडिटर भी मैं जब काम करती हूँ तो हम और हमारी टीम सबसे ज़्यादा इस बात पे फ़ोकस करती है कि ये इस तरह की छोटी-छोटी गलतियाँ ना हों। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि इन बातों को लेकर 2 मिनट में जो है आपकी पुस्तक के बारे में कहीं पे भी बोला जा सकता है कि आप भाषा सही नहीं पहुँचा रहे हैं। मैं यहाँ इस बात को भी छोड़ दूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि पुस्तकें जो हैं वो हम आगे पीढ़ी तक जाती हैं, अगली पीढ़ी तक जाती हैं। वो जब पढ़ेंगे, वो लिखेंगे, देखेंगे कि इस पुस्तक में ये लिखा हुआ था यानी कि इस पुस्तक में सही है। क्योंकि एक अ, आदर्श होता है कि पुस्तकों में लिखा हुआ सही होता है। लेकिन वो बात अलग है कि अब भाषा का अंतर होता है, यहाँ कोस-कोस पर भाषा बदलती है, थोड़ा-सा बोलचाल की जो भाषा है उससे अंतर आ जाता है, लेकिन हमें इन बातों को ध्यान रखना है। जब हम खासकर हिंदी में लिख रहे होते हैं या किसी भी भाषा में लिख रहे होते हैं, तो उसके व्याकरण पर पकड़ बनानी जो है, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मेरा बस एक यही आपके लिए टिप रहेगी कि आप इसके व्याकरण और वर्तनी पे थोड़ा-सा ध्यान दें और बहुत अच्छा लगा आपसे आज आपकी लेखन यात्रा को जानकर, बहुत सारे आपके खट्टे-मीठे अनुभव भी हमसे साझा हुए हैं। चलते-चलते यदि हरकीरत जी आप कोई संदेश हमारे श्रोताओं को देना चाहें, तो ज़रूर आज हमारे साथ दे सकते हैं। संदेश तो मैं क्या दूंगा, मैं तो बहुत अदना सा लेखक हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये देखता हूँ कि मेरी पोएट्री को जो कि जिसमें त्रुटियां भी हैं और कॉमन भी नहीं है, बड़ी सरल भाषा में लिखी हुई है, उसको भी लोगों ने सराहा। तो मैं चाहूंगा कि और लोग भी जुड़े और उसको मतलब और वो लिखने के लिए प्रेरित हों। और मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा, पीछे हमारा एक नोएडा में दोस्त है, वो सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, तो समर वेकेशन में उसने बच्चों के लिए कैंप लगाया। तो उसने मेरे को बुलाया, बोला ढींगरा जी आप इस आके ना बच्चों को बताओ पोएट्री राइटिंग कैसे करते हैं, वर्कशॉप लो है। तो पहले तो मेरे को भी नहीं समझ में आया, लेकिन फिर मैंने अपनी पोएम्स की 6 पोस्टर्स बनवाए, बड़े बड़े वहां जाके लगाए। और एक पोएम का पूरा, जैसे हमारी मैडम वो टीचिंग प्लान बनाती थी ना स्कूल अपनी टीचिंग के लिए, तो वैसे मैंने टीचिंग प्लान बनाया उसी बेस पे। और फिर वहां जाके मैंने देखा, तो मैंने पूछा, पोस्टर को देख के मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों इसमें क्या दिखता है। तो उन्होंने 10 बातें बता दी, इसमें ये है, कारपेंटर ने बनाया है, लाइट आ रही है, सुंदर लग रहा है, ड्राइंग रूम में पड़ा, वो टेबल लैंप था एक ड्राइंग रूम में और ड्रिफ्ट वुड का बना हुआ था। तो बच्चों ने 10 बातें मेरे को बोल दी उन्होंने। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखो मैं 10 बातें घर से लिख के लाया था। मैंने कहा जो आपने सोचा है वो मेरे मन में वही था लिखने के लिए, तो आप भी लिख सकते हो। तो दैट वे उनको बहुत प्रोत्साहन मिला एंड दे लाइक्ड एंड दैट वर्कशॉप वाज वेरी गुड सक्सेस एंड लाइक्ड बाय पेरेंट्स एंड किड्स एज वेल। तो ऐसे मैं वही कह रहा हूँ कि आप किसी को अगर प्रेरित कर सकते हो लिखने की तरफ और पढ़ने की तरफ, तो ये आपका एक अचीवमेंट होगा। मैं इतना ही बोलूंगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरत जी और बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी तक ग्रेटर नोएडा से राइटर हरकीरत सिंह ढींगरा जी, जिनकी पुस्तक चिकनी चुपड़ी कविताओं की खिचड़ी पर हम बातचीत कर रहे थे। बहुत सरल भाषा में और अपने मनोभाव, हर तरह के मनोभाव, अपने आसपास गुजरती हुई हर चीज को इन्होंने नोटिस किया है, उसे कविता में लिखने का प्रयास किया है। ये अपने आप में अनूठा इसीलिए है कि यहाँ पर उन विषयों पर भी आपको कविताएं मिलेंगी जिन्हें आप साधारण समझकर कभी ध्यान ही नहीं देते। तो एक बार जरूर पढ़ें और प्रोत्साहन बढ़ाएं हरकीरत जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पाठकों का, ललित जी का और कृष्णा जी का। मुझे लगता है कि हमारे 2 पाठक हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। यदि वो हो बैक स्टेज तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि वो उन्हें जोड़ दें, और यदि नहीं है तो क्योंकि समय भी हो चला है। मीना जी अगर प्रीति पांडे जी हैं तो मैं नंबर भी आपको व्हाट्सएप किया, अगर वो जुड़ सकती हाँ है, क्योंकि बिल्कुल, थोड़ा सा उन्हें मैंने हो गया था, जोड़ा हुआ था। हम ऐड नहीं हो हाँ जी, पाया था पहले। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने उनको ग्रुप में जोड़ा हुआ था और क्योंकि अभी 6 भी बजने वाले हैं तो हमारा समय भी समाप्ति की ओर है। मैं बस एक बात और कहूंगा कि मतलब जी जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में गर्मियां थी, तो शिकंजी बनाने का काम रोज मेरा ही होता था। तो मैं शिकंजी बना रहा था, तो नींबू निचोड़नी, वो प्लास्टिक वाली जो होती है, उसको मैंने डबल नींबू को रख कर निचोड़ने की कोशिश की और वो टूट गई। तो पंजाबी में गाना है ना, टूट गई कड़क करके साड़ी,
तो मैंने उसको टूट गई कड़क करके हमारी नींबू निचोड़नी करके वो पोएम मैंने बनाई थी। तो ऐसे ऐसे जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं मैंने उन्हीं के ऊपर ही वो सारी पोएट्री बनाई हुई है मोस्टली। तो अपने एक्सपीरियंस से ही होता है। और मैं थैंकफुल हूँ ललित जी का थ्रू आउट ये हमारे साथ बने रहे। कृष्णा जी और मीनू जी थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोग जुड़े। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है फ्लोरेन पब्लिकेशन में। मीना जी शुरू से जुड़ी हुई हैं और प्रतिमा गुप्ता जी हैं और भी बहुत सारे शब्द सिंधु के मेरे पाठकगण हैं, मेरे मित्र हैं जो लेखक हैं, वो सब जुड़े हुए थे। तो सबने अच्छे अच्छे कमेंट किए। हरमिंदर कौर जी थी और थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। विनीत चौहान जी आ गए हैं और आपका संचालन तो बहुत अच्छा होता है, मैंने पहले देखा हुआ था, इसलिए मैं बड़ा आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू इनफैक्ट कि ये परिचर्चा कब हो मेरी। तो आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल एज फ्लोरेन पब्लिकेशन वंस अगेन कि आपने मेरे को ये मौका दिया अपनी किताब के बारे में लोगों के विचार सुनने का और मेरे अपने क्या हैं वो मैंने अपने बात रखने का मैंने। तो वंस बहुत बहुत अगेन धन्यवाद हरकीरत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरकीरत जी। और हमें इंतजार रहेगा कि आपकी पुस्तक कृष्णा विवेक जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है इतना। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। थैंक यू ललित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, तो अब हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं और हरकीरत जी हमें आपकी अगली पुस्तक की प्रतीक्षा रहेगी कि जल्दी हमारे बीच कहानियों की किताब भी आए, हम उस पर भी बातचीत करें और जल्दी ही आशा करते हैं कि फिर मिलेंगे और आप सभी से भविष्य में मिलेंगे, ऐसी कामना करते हैं। और फ्लोरेन टीम आप सभी का धन्यवाद करती है कि ऐसे ही जुड़े रहें और लिखते रहें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।